We will talk about an important property of analytic functions in the form of a very well-known result, which is usually known as Shewhart's lemma. So what it says कि अगर आपके पास एक analytic function है, let f be analytic on the unit disk. यूनिट डिस्क का नोटेशन मैंने शायद आपको बताया पहले भी कि यूनिट डिस्क का नोटेशन हम ये रखते हैं. यूनिट डिस्क मीन्स सेंटर ओरिजिन है और रेडियस इसका 1 है. दिस इज एनालिटिक फंक्शन. सो व्हाट इज नाउ इफ mod of f of z is less than or equal to 1 for all z in D, and f of 0 is equal to 0. It fixes 0. 0 is a fixed point. ये 0 को fix कर रहा है. Then you have this beautiful conclusion, very simple, but इसके consequences बहुत ज़्यादा हैं कि mod of f of z is less than or equal to mod of z for all z in unit disk D, and equality holds only if how to say, I will write it in this way. इस तरीके से लिखते हैं इसको. इसको कुछ इक्वेशन नाम देता हूँ. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन 1, and I will write that if equality holds at some z not equal to 0, क्योंकि 0 पे तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, क्योंकि f of 0 is equal to 0, तो दोनों साइड पे मॉडुलस आपके पास बराबर हो जाएगा इक्वेशन 1 में. तो बट कंडीशन ये है कि अगर किसी 0 के अलावा नॉन जीरो पॉइंट पे अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो देन फंक्शन की पूरी फॉर्म हमें मिल जाती है कि उस वक्त आपके पास फंक्शन इस तरह का होगा, where lambda is some constant of unimodular constant. तो ये रोटेशन बन जाती है. अगर आप इसको देखें, lambda e to power I थीटा के फॉर्म में होगा क्योंकि यूनिट सर्कल पे है. तो z से जब भी ये मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से देखो ना, आपके पास ये फंक्शन बनेगा इस सिचुएशन में जब आपके पास इक्वलिटी होल्ड करेगा, कि क्योंकि लैम्डा आपके पास इस फॉर्म का होगा, e टू पावर I थीटा नॉट फॉर्म का होगा, क्योंकि मॉडुलस 1 है. तो उसके बाद क्या होगा कि जब लैम्डा को आप मल्टीप्लाई करते हो z के साथ, तो फॉर एग्जांपल यू हैव z हियर, तो z का पोलर फॉर्म में लिखते हैं. सपोज इसका पोलर फॉर्म e टू पावर I थीटा है. तो जब आप z से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो z से लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, इट विल बी लैम्डा z इक्वल टू r e टू पावर I, इट विल बी थीटा प्लस थीटा नॉट. तो एंगल रोटेट हो रहा है. और फर्दर अगर आपके पास ये एंगल इस तरीके से है, तो एंगल की रोटेशन हो जाइए, ये एंगल थीटा है, तो ये वेक्टर z जो होगा, ये वेक्टर रोटेट हो गया होगा. फर्दर इसका एंगल बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है, वो थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव होगा उसके हिसाब से. तो अब आपके पास एंगल हो जाएगा थीटा प्लस थीटा नॉट. तो सो दिस इज अ रोटेशन, इट रोटेट्स अ वेक्टर, दिस इज लैम्डा z. तो शेवार्ट्ज लेमा कहता है कि अगर इक्वलिटी होल्ड करेगी यहाँ पर इस इक्वेशन 1 में, अगर इक्वलिटी किसी एक पॉइंट पे भी होल्ड करती है तो थ्रू आउट इक्वलिटी होल्ड करेगी, थ्रू आउट इक्वलिटी होल्ड करेगी, और आपका जो फंक्शन होगा दैट विल बी अ रोटेशन. सो लेट अस प्रूफ. दो कंक्लूजन है इसके, कि पहले इक्वेशन 1 को प्रूफ करेंगे, फिर इक्वेशन 1 में अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो वी विल सी कि f of z has this particular form, or f of z is a rotation. So what you have
आपके पास गिवन हाइपोथेसिस में आपके पास फंक्शन एनालिटिक है और आपके पास फंक्शन 0 भी है 0 पे। सो 0 इज अ ओरिजिन इज अ 0। तो रिमेंबर अगर आपके पास फंक्शन 0 है तो आप हमने एक रिजल्ट किया था कि देन वी कैन फैक्टर f, then we can write, sorry I don't have to write then, so f of 0 is equal to 0, so we can factor f of z as some function z to power some n times h of z, where if you remember what is this, where h is analytic at 0 origin, analytic at, and h of 0 is not equal to 0, h of 0 is not equal to 0, ये आपके पास फैक्टराइजेशन होती है once this function has a 0। तो जब इसका n is the order of this 0, but हमें n से भी कंसिडर नहीं है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, we can consider the factorization, f of z is z into z to power n minus 1 h of z। तो मैं इस ब्रैकेट वाले फंक्शन, क्योंकि ब्रैकेट वाला फंक्शन अगेन दिस इज सम एनालिटिक फंक्शन, अब हमें नहीं मालूम कि ये 0 पे 0 होगा, हमें चाहिए भी नहीं, तो जस्ट आई डिनोट दिस फंक्शन बाय g of z। So now let's look at this function, that is we will be considering this function as z into g of z, where g is analytic at 0 at z equal to 0। तो बट g of 0 is not equal to 0 हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 0 हो सकता है अगर n आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा तो ऑब्वियसली इसका 0 भी हो। बट एनीवेज नाउ next what I'm going to do, I'm going to choose radius strictly less than 1, that are be strictly less than 1, then look at the modulus of gz. I can write it as mod of fz upon mod of z is equal to, I'm writing it as f of z upon mod of z is equal to r. Sorry, I'm just using to here as r, but r इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि z हम इस सर्कल पे ले रहे हैं for mod z equals to r। तो दिस फर्दर कैन बी यूज्ड अनदर पार्ट ऑफ द हाइपोथेसिस में आपके पास, क्योंकि डिस्क के अंदर डिस्क के अंदर f का जो मॉडुलस है वो गिवन है कि लेस देन इक्वल टू 1 है, सो यू कैन राइट इट टू बी लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन r। तो दिस इंप्लाइज दैट ये एक फंक्शन g है जो एनालिटिक है, एंड दिस फंक्शन इज बाउंडेड बाय सम क्वांटिटी 1 by r on this circle mod z equal to r। तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या कहता है? मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल कहता है कि आपका जो फंक्शन है वो हमेशा अपना मैक्सिमम जो अटेन करता है वो मैक्सिमम हमेशा बाउंड्री पे अटेन करता है। तो अब g का जो मैक्सिमम है, g का मैक्सिमम 1 by r हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा बाउंड्री पे होगी। तो इन पर्टिकुलर इस g की वैल्यू जो है मैक्सिमम इस सर्कल पे ही हो सकती है, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू सर्कल पे होगी, तो सर्कल का जो इंटीरियर पार्ट होगा उस इंटीरियर पार्ट में आपके पास g की जो वैल्यू होगी वो 1 by r से लेस ही होगी। दैट मीन्स अगर बाउंड्री पे आपके पास ये लेस देन इक्वल टू 1 by r है और बाउंड्री में मैक्सिमम वैल्यू होने की वजह से सर्कल के अंदर भी आपके पास फंक्शन विल बी लेस देन इक्वल टू 1 by r, and this is consequence of maximum principle. So I am writing here by maximum modulus principle what I get that mod of gz is less than equal to 1 by r for all mod z less than equal to r।
But remember, I had chosen to be arbitrary number which is strictly less than 1. So if I take limit of r to goes to 1, what you get taking limit of r to 1, then what you get, you will have then what I will have, then I will have this mod of gz is less than or equal to 1 for all mod z लेस देन 1. ठीक है, ये आपके पास कंक्लूजन आ जाता है जी जेड का मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से. तो जी को अगर आप देखें, जी क्या है, जी आपके पास यहाँ से आपके पास मिलेगा. तो जी जेड लेस देन इक्वल टू 1 है, तो मॉड ऑफ एफ जेड क्या हो जाएगा, हेंस मॉड ऑफ एफ जेड आपके पास क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ जेड विच इज इक्वल टू मॉड जेड इंटू मॉड ऑफ जी जेड. तो जी जेड लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, तो इट हैज टू बी मॉड ऑफ जेड फॉर ईच जेड इन द यूनिट डिस्क. तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हो गया जी. फर्स्ट में हमें यही प्रूव करना था. दिस प्रूव्स फर्स्ट ये वाली इक्वेशन हाइपोथेसिस, ये दिस प्रूव्स दिस थिंग, ये वाला चीज आपके पास हो गई कि एफ ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू जी जेड. नेक्स्ट हमें क्या बोलते हैं, नेक्स्ट बोलता है अगर आपके पास इक्वलिटी होल्ड करती है किसी एक पॉइंट पे, तो देन व्हाट हैपेंस. नाउ सपोज दैट equality holds at some z not equal to 0 in D. अगर इक्वलिटी होल्ड करती है, दैट इज किसी एक पॉइंट पे आपके पास मॉड ऑफ एफ जेड नॉट जो है इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड नॉट हो जाता है फॉर सम नॉन जीरो जेड नॉट इन डी. देन व्हाट हैपेंस, अब आप इस इक्वेशन को वापस से देख लो. व्हाट यू विल हैव, यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी आपके पास. तो यहाँ पर इक्वलिटी आ जाएगी मीन्स आपके पास यहाँ इक्वलिटी आ जाएगी. दैट इज आपके पास व्हाट यू विल हैव मॉड ऑफ जी एट जेड नॉट इज इक्वल टू 1. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल कह रहा है, अब ये 1 मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है जी किसी एक पॉइंट पे यूनिट डिस्क के अंदर. तो मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आपके पास अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू डोमेन के अंदर कभी भी अटेन नहीं कर रहा है. तो यहाँ देखिएगा, ये जी नॉन कांस्टेंट है, तो ये अपनी वैल्यू अटेन कर रहा है. जी एक एनालिटिक फंक्शन है जो अपनी वैल्यू डोमेन डी के अंदर अटेन कर रहा है. तो डोमेन डी के अंदर अटेन करना मीन्स मैक्सिमम प्रिंसिपल से जी हैज टू बी कांस्टेंट. बाय मैक्सिमम modulus principle, g is constant. G has to be constant. So what g has to be constant? This implies that g at z has to be some constant quantity lambda. ठीक है, तो अब लैम्डा आ गया, which implies that एफ जेड क्या बन जाएगा, यहाँ से एफ जेड बन जाएगा लैम्डा टाइम जेड. अब लैम्डा का मॉडुलस 1 होगा, वो कैसे पता चलेगा आपको. नाउ सिंस मॉड ऑफ एफ एट जेड नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड नॉट, तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको, मॉड ऑफ एफ जेड नॉट इज इक्वल, दैट मीन्स मॉड ऑफ लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ जेड नॉट इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड नॉट. और आपको मालूम है कि जेड नॉट जो है, जेड नॉट नॉन जीरो है. तो जेड नॉट नॉन जीरो है, सिंस जेड नॉट नॉन जीरो है, तो इसका मॉडुलस भी नॉन जीरो होगा. तो मॉडुलस नॉन जीरो होगा, तो आप इस इक्वेशन के यहाँ से आप इस नंबर को और इस नंबर को मल्टीप्लिकेटिवली कैंसिल कर सकते हैं. सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद नाउ इज दैट मॉड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1. सो ये आपके पास प्रूफ हो गया शिवाज लेमा कि अगर आपके पास इक्वलिटी होल्ड करती है तो योर फंक्शन इज अ what do you say, rotation. It's the rotation. So this is very simple, just one application of one or two application of this maximum modulus principle, and you get this Shiva's lemma. Is it okay, or you have any question?
बोलो। No, sir. So okay, so then let us proceed. So what we did here is the following. Uh, what we had a function f analytic from unodisk. तो क्योंकि mod of f z less than equal to 1 था तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ, it was a function to the closed unit disk less than or equal to, और एक्स्ट्रा कंडीशन आपके पास थी कि ये जीरो को जीरो करता था। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कंसीडर अ फंक्शन फ्रॉम एन आर्बिट्ररी डिस्क। ठीक है, डिस्क का एक आर्बिट्ररी डिस्क ले रहा हूं मैं, डी जेड नॉट आर। ठीक है, तो आई एम कंसीडरिंग एन एनालिटिक फंक्शन ऑन दैट डिस्क। तो उस एनालिटिक फंक्शन पे मैं ये कंडीशन रख रहा हूं कि वो एनालिटिक फंक्शन क्या कर रहा है, वो एनालिटिक फंक्शन जेड नॉट को सेंटर को जीरो पे ले रहा है, क्योंकि ऊपर वाले डिस्क में भी सेंटर को जीरो पे ले रहा था शिवाज लेमा में, जो सेंटर को जीरो पे ले रहा है और बाउंडेड है, बाउंडेड बाय सम कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू m। तो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं कि ये फंक्शन आपके पास यूनिट डिस्क से लेकर एक डिस्क तक फंक्शन डिफाइंड है जिसका सेंटर जीरो और रेडियस एट मोस्ट m है। ठीक है, ये फंक्शन। तो इसके लिए भी हमें शिवाज लेमा का एस्टीमेट ढूंढना है। अब इसके लिए शिवाज लेमा का क्या एस्टीमेट है, इसका एस्टीमेट ये है कि पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं कि लेट f बी एनालिटिक ऑन सम डिस्क, आर्बिट्ररी डिस्क ले रहे हैं अभी हम इंस्टेड ऑफ यूनिट डिस्क, एंड f of z naught is equal to 0 and mod of fz is less than or equal to m. Then शिवाज लेमा जनरल फॉर्म है, ये शिवाज लेमा की इस एक्सरसाइज को, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ शिवाज लेमा आल्सो, mod of fz is less than or equal to m upon r times mod z minus z naught, ये है जी। ठीक है, इसके दो तरीके हैं प्रूफ करने के, और फिर फर्दर मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। फर्दर if equality holds at some point different from the center, then f of z is a multiple of z minus z naught, is multiple of alpha times z minus z naught, where alpha can be any number। यहाँ पर जरूरी नहीं कि अल्फा का मॉडुलस आपके पास 1 होगा, वी विल सी इन प्रूफ कि अल्फा का मॉडुलस क्या आता है वहां पर। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं प्रूफ करने के। एक तो जैसे हमने शिवाज लेमा प्रूफ किया, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर ले लीजिएगा, यूनिट डिस्क की जगह पर आपके पास आर्बिट्ररी डिस्क है, वही एफ ऑफ जेड को फैक्टर करो क्योंकि जीरो पे जीरो है इसका। दूसरा है कि मैं शिवाज लेमा इस पे अप्लाई करूं, बट शिवाज लेमा अप्लाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे फंक्शन चाहिए फ्रॉम यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क। तो मैं कुछ ट्रांसलेशंस करूंगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव दिस ट्रिक के मैं यूनिट डिस्क से किसी भी डिस्क के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। ये यूनिट डिस्क ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ कोई भी z है तो z को हम मैप करेंगे z नॉट प्लस आर जेड पे। अब देखिएगा ये z जो आपके पास है इसको w रखिएगा, यू सी दिस w इज अ एलिमेंट ऑफ दिस डिस्क डी जेड नॉट आर, क्योंकि w माइनस जेड नॉट देखिएगा, इसका मॉडुलस देखिएगा आपके पास लेस देन आर आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, फिर फाइनली इस पूरी डिस्क को, जो लास्ट में डिस्क है आपके पास, दिस इज द लास्ट डिस्क ऑफ रेडियस m, इसको यूनिट डिस्क पे मैप करना है। और इसको यूनिट डिस्क पे मैप करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको यूनिट डिस्क पे यहाँ मैप कराता हूँ मैं। अब इसको यूनिट डिस्क पे कैसे मैप कराना है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को क्या करो, मैं यहाँ से चलता हूँ, z को यूनिट डिस्क के z को मैप किया z नॉट प्लस आर जेड पे। तो यहाँ पर जो अब इस डिस्क के अंदर एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्म के लिख रहा हूँ मैं, z नॉट प्लस आर जेड, वेयर दिस z इज नाउ कमिंग फ्रॉम यूनिट डिस्क। f इस पे अप्लाई होगा,
तो एफ जब अप्लाई होगा तो इस डिस्क सेंटर 0 और रेडियस m वाली डिस्क के ऊपर ये फंक्शन चला जाएगा आर जेड। अब ये एलिमेंट यूनिट डिस्क के अंदर जाना चाहिए, तो इसका मुझे मालूम है कि मॉड ऑफ एफ जेड का जो है इसका लेस देन इक्वल टू m1 है, तो मैं इसको यहाँ पर एक फंक्शन के थ्रू ले लेता हूँ, जिस फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा एफ जेड नॉट प्लस आर जेड डिवाइड करूंगा m से। तो अब इसका मॉडुलस जो होगा न्यू फंक्शन का, दिस न्यू फंक्शन हैज अ मॉडुलस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिएगा ये प्रूफ करेंगे आपके पास अब ये न्यू फंक्शन जो बनेगा यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क बनेगा, और ये यूनिट डिस्क टू यूनिट डिस्क ये वाला फंक्शन बनेगा आपके पास। ये कंपोजिशन इन सारे फंक्शंस की बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो मैप करेगा फंक्शन को, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ आपके। ठीक है, ये तो सी देन दिस व्हाट इज दिस फंक्शन नाउ। ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, ये फंक्शन ऐसे डिफाइन हो रहा है, z को मैप किया जा रहा है 1/m टाइम्स f of z naught plus rz। you are just mapping this through, you are using everything, and now this is a function. Let me denote this function as something g. this is a function from unit disk onto the closed unit disk। तो यहाँ पर अब देखिए g of 0 भी देखिएगा, g of 0 0 है, तो अब आप शिवाज लेमा इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सो आई एम डिफाइनिंग proving this as define a function g from unit disk onto the closed unit disk as g of z is equal to f at z naught plus rz upon m for each z in unit disk t। then clearly since आपके पास f एनालिटिक फंक्शन है और कंपोज किसके साथ है, z naught plus rz, ये भी पॉलिनोमियल है तो ये भी एनालिटिक है, तो कंपोजिट है, कंपोजिशन एनालिटिक फंक्शंस के, तो g एनालिटिक है, g is analytic function। I need to change the color, that is not good। g is analytic on unit disk t, and also what is the value of g at 0? The value of g at 0 is 0, because it will be g of 0 will be f of z naught upon m, but by hypothesis you have 0 at z naught of f। Also what you have, look at the modulus of mod of gz. This is modulus of f of z naught plus rz, and by hypothesis it is given that this modulus of f is less than or equal to m, so upon m it will be less than or equal to 1. Now you have all the hypotheses of the Shiva's lemma to apply. Now we can apply Shiva's lemma. Hence by Shiva's lemma what you have, Shiva's lemma, I will have this thing mod of fz less than or equal to mod of f naught. I am applying Shiva's lemma on g. Mod of gz is less than or equal to mod of z for each z in unit disk t, and that is what you have. You have this f of z naught plus rz is less than or equal to m को right hand side पे लीजिएगा, you will have m of z, but you have function defined on another disk, so I'm going to bring back the change of variable. I'm going to replace z naught plus rz by let's replace by this w. So what I will have, I am just replace z naught plus r z by w, because w is an element now in the disk with center z naught and radius r. So what you have this mod of fw is less than or equal to, from here you can get this z will be w minus z naught upon r, so you will have this m upon r into mod of w minus z naught. So you have this estimate
that you have this estimate mod of f of w is less than or equal to m upon r mod of w minus z naught, where w is what? W is any element in this disk. And so since w is any variable, I can replace it with w z, that is because it has to be in this disk, so I can write it as f of z less than or equal to m upon r z minus z naught for all z in dz naught r. ये आपके पास आ गया एक सिचुएशन। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट इसका ये भी पार्ट है कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। नोट दैट equality holds at some z different from, sorry I have, मैं इसको डार्क करता हूँ तो ये फिर और रह जाता है, at some z different from z naught if and only if, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करेगी अगर आपके पास यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करेगी, if and only if mod of g at zeta लिखता हूं मैं यहाँ पर, g at zeta is equal to mod of zeta for some zeta not equal to 0 in unit disk। क्योंकि वापस जाएंगे तो यूनिट जी आपके पास यूनिट डिस्क पे फंक्शन डिफाइंड है, तो डिफरेंट होगा। जीरो से क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि जीरो तभी हो सकता है जब z इक्वल टू z नॉट होगा। तो लेकिन ये शिवाज लेमा वाला वापस यहाँ से आ जाएगा, एंड दिस विल होल्ड इफ एंड ओनली इफ यू हैव g ऑफ zeta इज इक्वल टू समथिंग लैम्डा टाइम्स zeta। तो रिप्लेस करो वापस चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल में क्या करेंगे? आपके पास ये हो जाएगा f ऑफ z नॉट प्लस r zeta will be equal to m को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया m लैम्डा zeta। तो z नॉट प्लस r z zeta को आप क्या करो, आप z से रिप्लेस करो, तो what you will get f of z is equal to m zeta will be z minus z naught upon r, तो ये हो जाएगा m r upon lambda into z minus z naught is equal to alpha times z minus z naught, where alpha where alpha is where I'm taking alpha to be some this number m lambda upon r is some constant। ये आपके पास ये रिड्यूस हो जाता है। सो वन वे इज दिस, तो अदर वे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जी बोलिए, यू हैव एनी क्वेश्चंस? बोलो। No, sir. Okay, so this was the general form of the Shiva's lemma on arbitrary disk, and there is another version of the Shiva's lemma which is mostly used, and I call it as infinitesimal version of Shiva's lemma। शिवाज लेमा प्रूफ कोई डिफरेंट नहीं है, बस एक कंक्लूजन लिखने का एक तरीका डिफरेंट है। वो क्या है? वो ये है कि सपोज इसको भी शिवाज लेमा का जो मैंने प्रूफ दिया उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। सो व्हाट इट सेज इज, सपोज दैट यू हैव f as an analytic function from unit disk onto the closed disk and f of 0 is equal to 0। ठीक है, मैं थोड़ा कंबाइन करके लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ से क्लियर है कि क्लोज यूनिट तक फंक्शन रखा है। देन इज एनालिटिक, दिस इज एनालिटिक आल्सो, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, दिस इज एनालिटिक। देन दिस वर्जन सेज दैट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 is less than or equal to 1। This is the version, another version of many other books also write this as a Shiva's lemma, but both are the one or the other thing is the same, and it says that equality holds in this, that when the derivative of function is equal to 1 at 0, equality holds
if only if and only if indeed, yeah, only if f is a rotation, f is equal to lambda z for some unimodular constant lambda. So let us prove this. How again? What I'm going to get this thing that we consider the factorization. We consider factorization fz is equal to z times g of z. This is something that we can do, and you know what is g is analytic at 0. Then also then by Shiva's lemma जो हमने प्रूफ किया, शिवाज लेमा क्या कहता है? शिवाज लेमा कहता है आपके पास के मॉड ऑफ एफ जेड जो है दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ जेड. ठीक है, तो दिस इंप्लाइज mod of f z minus f of 0. f of 0 0 होगा जी. I can write it in this way upon z minus 0. It has to be less than or equal to 1. This is true for every z in unit disk. इस इनइक्वालिटी से आप राइट हैंड साइड z minus 0 लिखो इसको. ठीक है, you can write it in this way, but this is less than or equal to 1. And if you take the limit z goes to 0, because function का लिमिट एग्जिस्ट करता है, फंक्शन एनालिटिक है, लिमिट z goes to 0 f of z minus f of 0 upon z minus 0, this limit is less than or equal to 1. So but what is the limit on the left hand side? Since function is analytic and this limit is the derivative of function at 0, so this implies that derivative of f at 0 is less than or equal to 1. ये आपके पास यहाँ पर हो जाता है, डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाता है आपके पास. इज इट क्लियर? लेस देन इक्वल टू 1 होता है. बोलो. ठीक है. नाउ द अदर पार्ट के अगर इक्वलिटी होल्ड करती है तो सपोज इक्वलिटी होल्ड करती है डेरिवेटिव की. सपोज के डेरिवेटिव जो है f of 0 जो है इज इक्वल टू 1. ये हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं. देन वी विल सी के फंक्शन आपके पास रोटेशन आ जाती है. इट इज सम लैम्डा टाइम्स z. नाउ नोट दैट this limit z goes to 0 f of z minus f of 0 upon z minus 0, which is actually equal to limit z goes to 0, and this is f of z upon z. It has to be limit z goes to 0 g of z, क्योंकि g यही आता है. एंड g क्या है? g एनालिटिक है तो कंटिन्यूअस भी है. तो कंटिन्यूअस है तो 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा. तो कंटिन्यूटी कहती है कि दिस लिमिट एट 0 हैज टू बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव है. You have this equation. That means you have this thing is equal to 0. That means this implies that क्योंकि आपके डेरिवेटिव का मॉडुलस 1 है, मीन्स आपके पास g का मॉडुलस एट 0 1 है. अगेन g का क्या प्रॉपर्टी है जो हमने पीछे शिवाज लेमा में देख लिया, क्योंकि उसको आप यहाँ डाल सकते हैं कि बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, क्योंकि g का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, क्योंकि पीछे हमने प्रूफ किया है. अगर आपको पेपर में लिखना है तो यू हैव टू प्रूव हियर दैट मॉड ऑफ gz इज लेस देन इक्वल टू 1 ऑन होल ऑफ द डिस्क. So but I'm not proving this because I have done it in proof of Shiva's lemma. So from there I know that mod of gz is less than equal to 1 on whole of the unit disk. And but here what now I got that it is attaining its maximum value at the center or inside the domain D. Hence by maximum principle this function has to be constant. By maximum principle g of z has to be constant lambda, and this lambda has to be 1. ये understood है क्योंकि मॉडुलस ऑफ g0 आपके पास 1 है तो लैम्डा का भी मॉडुलस 1 है, which implies that
f of z has to be lambda z. यही हमें प्रूव भी करना था जी. बोलिए, do you have any query regarding this Shiva's lemma? Sir. No, sir. Any other? So this is Shiva's lemma, and it has a connection with the conformal maps. You will see tomorrow. We will characterize conformal maps of the unit disk, and we will do another important lemma that's called Peake's lemma. Okay, I will have another version of the Shiva's lemma. I have put that in the form of the exercise that you can try by using the method used to prove the Shiva's